हाय, नमस्ते। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत पार्ट 31। धीरज निधि को सुलाकर अपने कमरे में आ जाता है। उसकी सोच होश पर निधि सवार थी। निधि के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता है। सुबह 8 बजे उसके फ़ोन का रिंग बजता है, तब उसकी नींद खुलती है। हाँ बोलो रवि, क्या काम है? बोलो जल्दी। अगर काम इम्पोर्टेंट नहीं हुआ तो आज तुम्हारे जॉब का आखिरी दिन होगा। नाउ जस्ट टेल हिम। धीरज के बात सुनकर ही रवि का गला सूख जाता है। डर के मारे उसकी आवाज़ें निकलना बंद हो जाती है। अब बोलोगे भी? उधर से फिर से आवाज़ आती है, लेकिन रवि के गले से आवाज़ गायब हो चुकी थी। लाइए अंकल, मैं बात करता हूँ डैड से। रवि फ़ोन रिशु को पकड़ा देता है। हेलो डैड, आप कहाँ हो? और मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। रिशु की आवाज़ सुनकर धीरज उठकर बैठ जाता है। हेलो डैड, आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ बेबी, मैं सुन रहा हूँ। आप कैसे हो? और आपने ब्रेकफास्ट किया? अंकल अंकल ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? नहीं डैड, अंकल तो बहुत अच्छे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। मुझे आपसे और मम्मा से मिलना है। प्लीज़, मुझे मम्मा के पास जाना है। ठीक है, आप अंकल के साथ आ जाओ। आप फ़ोन अंकल को दो। रिशु फ़ोन रवि को पकड़ा देता है। लीजिए अंकल, डैड आपसे बात करना चाहते हैं। रवि फ़ोन कान में लगा देता है। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गई है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? वो सर, मैंने जानबूझ के कॉल नहीं किया था। ये बेबी जिद करने लगे थे ना, इसीलिए। अच्छा कोई बात नहीं। सर मैम कहाँ है? ये मैम से बात करना चाहते हैं। कौन मैम? सर, रिशु बेबी की मम्मा। उसे तुझे मतलब नहीं होना, ये सब छोड़ो। और मैं तुम्हारे मोबाइल पर फार्म हाउस का एड्रेस भेज रहा हूँ। तुम रिशु को लेकर यहाँ पर आ जाओ। ओके सर। रवि की कॉल कटने के बाद धीरज उठकर बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। अपने रूम से निकलता है तब तक हाउसकीपर भी आ गए थे। बेटा, नाश्ते में क्या बना दूँ? कुछ भी बना दीजिए काका। अभी मुझे आप बस एक ब्लैक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग दे दीजिए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। वो बाहर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है। वहीं टेबल पर शादी के कार्ड भी रखे हुए दिख जाता है। वो कार्ड उठाकर हरीश काका को दिखाता है। ये किसका कार्ड है? हरीश काका पहले उसे कॉफ़ी पकड़ाते हैं। बेटा, ये हमारे पड़ोसी है ना, चौधरी साहब, वहीं से आया है। और दूसरा ठाकुर साहब के यहाँ से आया है। वो बेटा, जो लड़की आई है ना, उसके लिए कुछ बना दो? नहीं काका, अभी सो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब जगेगी तब आप बना दीजिएगा। और हाँ, एक काम कीजिए, आप बच्चे की पसंद का कुछ बना दीजिए। और अगर डैड का कॉल आए तो बता दीजिएगा कि मैं किसी लड़के को लेकर यहाँ पे नहीं आया हूँ। उसकी तबीयत खराब इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। जी बेटा, हम नहीं बताएंगे सर को। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। धीरज कार्ड खोलकर देखने वाला होता है कि तभी डोरबेल बजती है। धीरज जाकर दरवाज़ा खोल देता है।
ऋषु दौड़ता हुआ आकर सीधे उससे चिपक जाता है। डैड, ऋषु ने आपको बहुत मिस किया। आप ऋषु को गोद में उठाइए ना। धीरज उसे गोद में उठा लेता है। रवि इधर उधर निधि को खोजने की कोशिश कर रहा था। कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं तो सर। फिर क्या ढूंढ रहे हो? सर वो मैम नहीं दिख रही है। रवि उत्सुकता बस पूछ ही लेता है। उसे भी जानना था कि निधि कौन है और ये बच्चा सच में धीरज का है कि नहीं। धीरज उसे घूर कर देखता है। वो मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं चलता हूँ। वो मुड़कर जाने वाला लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक जाता है। सर, दिल्ली के लिए कब निकलना है आप मुझे बता दीजिए। उतने बजे मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। एक काम करो, तुम अपने लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर लो। मैं कल तक यहाँ से निकलूँगा। ओके सर। और अभी इतना कहकर बाहर निकल जाता है। डैड, डैड, मम्मा कहाँ है? वो ऊपर है बेटा, रूम में सो रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। डैड, ऋषु को मम्मा से मिलना है। ठीक है, मैं आपको मम्मा से मिलवा दूंगा। पहले आप प्रॉमिस करो कि मम्मा को देखकर चिल्लाओगे नहीं। प्रॉमिस डैड। ठीक है चलो। धीरज ऋषु को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाता है। दरवाज़ा खोल के दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर कमरे में निधि बिस्तर पर आराम से सो रही थी। ऋषु निधि के पास जाता है और प्यार से उसके माथे पर किस कर लेता है और धीरज का हाथ पकड़ के बोलता है बाहर चलने के लिए। धीरज की नज़र ठहर गई थी। सोती हुई वो कुछ ज़्यादा ही मासूम लग रही थी। हल्का हल्का सा धूप उसके चेहरे पर आ रहा था जिससे उसके चेहरे की रंगत और निखर रही थी। जब सूरज की रोशनी उसकी आंखों में चुभने लग जाती है तो वो नींद में ही कुलबुलाने लग जाती है। धीरज जल्दी से जाकर पर्दे सही कर देता है। निधि के चेहरे पर सुकून आ जाता है और वो सुकून धीरज को बहुत अच्छा लगता है। वो ऋषु का हाथ पकड़ते हुए बाहर आ जाता है। इधर चौधरी भवन में पूरी हवेली की सजावट हो गई थी। हर तरफ देखने में खुशनुमा लग रहा था। बस जो दुखी थी वो थी जिया। उसके चेहरे पर खुशी के कोई नामो निशान नहीं थे। अब उसने इस हवेली से बाहर निकलने का कोशिश भी छोड़ दिया था। उसे लग रहा था कि वो जयराज से कभी मिल ही नहीं पाएगी। वो बस एक कठपुतली बनकर रह गई है जो बस चाबी भरने से चलती थी। जब उसकी माँ आती थी, बेटा ये पहन लो। बड़ी माँ आती थी, बेटा ये खा लो। सबके चेहरे पर बेबसी दिखाई दे रही थी लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई भी अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। जिया, चलो आज तुम्हारी हल्दी है। जिया को सब तैयार करके नीचे ले जाते हैं। उसे एक पाट पर बिठाकर लड़की के यहाँ सारी हल्दी उस पर लगा देते हैं। 2 बूंद आंखों से उसके ढलक जाते हैं। कहाँ हो जयराज? यदि तुम भी कहाँ हो, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं। प्लीज मुझे माफ कर देना। जयराज, तुम मुझे यहाँ से बचा कर ले जाओ ना। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। अभी तक तुम्हारी कसम ने मुझे बांध कर रखा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हुई तो फिर उस राजवीर ठाकुर की तो कभी नहीं होगी। वो मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लेती है। जानवी,
चलो उठो, नहा लो। प्रेमा की आवाज़ से उसका ध्यान भंग होता है और जिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर धीरज धीरज को रिसु ने परेशान करके रखा हुआ था। कभी उसे कहता था घोड़ा बनने के लिए, तो कभी उसे कहता था हाथी बनने के लिए। कभी ये खाना है तो कभी ये पीना है। बेचारा हरीश काका उसके पसंद पूछ-पूछ कर परेशान हो गए थे। हर मिनट उसकी पसंद बदल जाती थी और वो कुछ बोलते भी नहीं थे। आखिर उसके मालिक का बेटा था। उन्हें यही गलतफ़हमी हो गई थी क्योंकि बच्चा रिसु को डैड बुला रहा था और धीरज भी उसकी हर बात मान रहा था। रिशु, प्लीज़ सिट डाउन। ओके डैड। ये बताओ मैं आपका कौन हूँ? डैड। तो फिर डैड की बात मान लो, तो मैं आपको नए ड्रेस दिलाऊँगा। आप ये खाना फिनिश करो, तो डैड आपके साथ वीडियो गेम खेलेंगे। सच्ची? नाउ फिनिश। ओके डैड। रिशु अब खाना खाने लग जाता है और धीरज उसे प्यार से खिलाने लग जाता है। हर खाना को वो नकार ही रहा था। धीरज भी परेशान हो गया था उसकी हरकतों से। रिशु, टेल मी वन थिंग। हाँ डैड। आपको कैसे पता लगा कि मैं आपका डैड हूँ? जब मैंने मम्मा से पूछा था ना कि मेरे डैड कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि डैड बहुत लंबे हैं, मेरी तरह फेयर हैं और उनकी आँखें भी मेरी तरह ब्राउन हैं और वो देखने में मेरे जैसे हैं। और जब मैंने आपको देखा तो आपका सब कुछ वैसा ही था जैसे मम्मा ने बताया था। तो फिर मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन पता नहीं मम्मा क्यों बोलती हैं कि आप मेरे डैड नहीं हो और आपको डैड बोलने से मना करती हैं। क्या ये ट्रुथ है? सच में आप मेरे डैड नहीं हो? मासूम से बच्चे की आंखों में आंसू झिलमिला जाते हैं। धीरज रिसु के आंखों में आंसू देखता है तो उसे अपने गले से लगा लेता है। नो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, वो आपकी मम्मा ना मुझसे नाराज़ है कि मैं आपसे और उनसे मिलने नहीं आता था ना, इसलिए आपको डांटती है मुझे डैड बोलने पर। लेकिन मैं तो आपका डैड हूँ ना। हम्म। ओके डैड। रिसु खुशी से उसके गालों को चूम लेता है। धीरज उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाकर खुश था। इस मासूम से बच्चे के दिल में अपने पिता के लिए कितनी चाहत है। मैं इसकी चाहत ज़रूर पूरा करूँगा। शायद यही करने से मेरे गुनाह थोड़े कम हो जाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तो मैं ही था ना। और अगर मैं इसका बाप बनकर इसे प्यार करता हूँ तो इसकी लाइफ की कमी पूरी हो जाएगी। धीरज को जो सही लग रहा था वो सोच रहा था और मन ही मन रिसु को की कमी को पूरा करना चाहता था। काका, आप बाजार जाकर इसके लिए कुछ कपड़े ला दीजिए। जी बेटा। चलिए डैड, अब आप हॉर्स राइडिंग कीजिए। मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। धीरज बेचारा उसके लिए घोड़ा बन जाता है और उसे अपने पीठ पर बिठाकर पूरे घर का सैर कराता है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। वो पूरे घर में चिल्लाते हुए घूम रहा था। इधर निधि की आँख खुलती है रिशु की शोर सुनकर। वो उठकर बाहर आती है। जब धीरज को इस हाल में देखती है तो दौड़कर नीचे भागती है। आराम से। क्या हुआ?
लेकिन निधि अपने ही पजामे में उलझकर सीधे दोनों के ऊपर गिरती है। रिशु तो धीरज के पीठ पर से निधि को देखकर उतरकर भाग जाता है, लेकिन निधि सीधे उसके ऊपर जाकर गिरती है। निधि को गिरते हुए देखकर रिशु जोर जोर से ताली बजाने लग जाता है। रिशु बच गया, मम्मा डैडा गिर गए, रिशु बच गया, मम्मा डैडा गिर गए। पागल हो तुम? क्यों पीटी उस सावरने पर तुली हुई हो? आराम से नहीं आ सकती थी? भागकर तो ऐसे ही जैसे मैराथन का दौड़ जीत लोगी। अब उठो, कमर तोड़ दिया। रात में गोद में ले लेकर घूम रहा था और सुबह उठकर मेरे ऊपर गिरकर मेरी हालत खराब कर दी। धीरज को चोट लग गई थी। निधि को सुना देता है। निधि झेप कर उठकर खड़ी हो जाती है। वो हमें माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है मम्मा। ऋषि निधि से लिपट जाता है। निधि रिशु को गोद में उठाकर प्यार करने लग जाती है। अब कैसी हो मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ मम्मा। डैड ने पता है क्या किया आपको? वहां पे ना गुंडों से ढिशुम ढिशुम करके और रिशु को बचा लिया और अच्छे वाले अंकल के पास रिशु को दे आए और रिशु ने बहुत इंजॉय किया। रिशु की बातें सुनकर निधि के चेहरे पर सुकून आ जाता है। हम आपका किन शब्दों में धन्यवाद करें समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच। लेकिन मम्मा आप डैड को थैंक यू क्यों बोल रही है? रिशु, हम आपको कितनी बार समझाएं कि आपके डैड नहीं है? सर माफ कर दीजिए, कुछ पता नहीं है ना इसलिए। कोई बात नहीं मिस निधि, मुझे इसके डैड बोलने से कोई दिक्कत नहीं है। इसे बोलने दो और आज से मैं इसका डैड हूँ। धीरज अपनी बात कहते हुए रिशु को अपनी गोद में ले लेता है। और तुम भी मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम दोनों से मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं आपसे वीकेंड पर तुमसे मिलने आया करूँगा। निधि आश्चर्य होकर धीरज की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धीरज क्या बोल रहा था। ये वहीं रिशु खुश होकर ताली बजा रहा था। निधि उन दोनों का मुंह ही देख रही थी। वो कुछ बोलने के लिए होती है, लेकिन धीरज पलके झपकाते हुए बस चुप रहने का इशारा कर देता है। मम्मा, आपने ये क्या पहना है? ये तो डैड के कपड़े हैं ना? आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो इसमें। रिशु की बातें सुनकर निधि को खुद पर ध्यान जाता है। खुद को इस कपड़े में देखकर रात की सारी बातें उसे याद आ जाती हैं। हम अभी आते हैं। वो इतना बोलकर अपने कमरे में भाग जाती है, लेकिन वहां पर उसके पहनने लायक कोई कपड़े ही दिखाई नहीं देता है। वो फिर से बाहर हॉल में आती है। जाकर नाश्ता कर लो, धीरज उसे देखकर कहता है। वो हमें वो बोलो क्या बोलना है? सर, हमारे पहनने लायक कपड़े कुछ नहीं है। तब तक हरीश का भी आ जाते हैं रिजू के लिए कपड़े लेकर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कुछ परेशानी है क्या? हाँ काका, इसके लिए भी कपड़े लाना था, लेकिन मैं बताना भूल गया। अब आप फिर से मार्केट जाइए और इनके लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आइए। लेकिन बेटा अब तो दोपहर हो गई है और दोपहर को मार्केट बंद हो जाता है, सीधे शाम में खुलेगी। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मेरी एक बेटी है, इनके जैसी ही है।
मैं उनके कपड़े ला दूँ? हाँ, हाँ, काका ला दीजिए ना, हम पहन लेंगे। बस कोई नॉर्मल सा कपड़ा हो। ठीक है, थोड़ी देर में अपने हाथों में कुछ जीन्स टॉप लेकर आते हैं। इसी कपड़े को देखकर धीरज की ओर देखने लग जाती हैं। काका, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। आपके पास कुछ इंडियन है? इंडियन वो क्या होता है बेटा? काका, इनके कहने का मतलब है सूट सलवार। निधि धीरज की बातों का अर्थ समझाती है। हाँ, हाँ, हम अभी लाते हैं ना। कल रात को मैडम को मैंने वैसे ड्रेस में देखा तो मुझे लगा मैडम ऐसी ही ड्रेस पहनती है। हरीश काका उठकर आउट हाउस की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर में अपने हाथों में कुछ सूट सलवार लेकर आते हैं। निधि उनमें से एक सूट उठा लेती है और चेंज करने के लिए चली जाती है। धीरज काका को लंच लगाने के लिए कहते हैं। निधि जिस भी लिबास में आती थी, धीरज की नजरें ठहर जाती थी। पता नहीं उसके देखने का नजरिया बदल रहा था। वो उसे हर कपड़ों में देखकर अपनी पलकें झुकाना भूल जाता था। वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब खाना खाने लग जाते हैं। धीरज भी खुद को इधर उधर करके खाना खाने लग जाता है। तभी उसका मोबाइल बजता है। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। किसका फ़ोन था? पुलिस का। आप उन्हें यहाँ पर बुला रहे हैं? हाँ। लेकिन आपने पुलिस को क्यों बुलाया है? क्योंकि वो तुम्हारा बयान लेना चाहता है। हमें कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करनी है। शट अप। जस्ट शट अप, ओके? तुम्हें पता भी है कल तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें पता है कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर तो ड्रग्स का असर था। सर, मुझे पता है लेकिन हम पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। तुम्हारा नाम बाहर नहीं आएगा। ये तुम टेंशन लेना बंद करो। लेकिन सर, धीरज उसे घूर कर देखता है तो वो चुपचाप खाना खाने लग जाती है। धीरज का मोबाइल फिर से बजने लग जाती है। धीरज मोबाइल को देखता है जिस पर प्रिंसिपल का कॉल आ रहा था। वो कॉल काट देता है। फिर से मोबाइल पर नंबर फ्लैश होने लग जाता है। इस बार वो कॉल पिक कर लेता है। हेलो। धीरज बेटा, राहुल से गलती हो गई, प्लीज बेटा उसे माफ कर दो। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अंकल, वो ऐसे भी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसी हरकत करने ही नहीं के लिए दूंगा। कभी उसे जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। और मुझे पता है इस बार आपने उसका साथ दिया है। नहीं धीरज, मैंने उसका कोई साथ नहीं दिया है। तो फिर आपके स्कूल की टीचर वापस दिल्ली नहीं गई? पूरे स्कूल को लेकर आप दिल्ली पहुंच गए, लेकिन आपके टीचर कहाँ है आपको पता नहीं है। उसकी मदद करने की कोशिश कोई नहीं की। इसका मतलब मैं क्या समझूं? जो भी सफाई देना है ना आपको, आप कोर्ट में आकर दीजिएगा। इस बार डैड भी आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। फिर तैयार हो जाइए। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुनो। धीरज गुस्से से फोन काट देता है। और तुम्हें घबराने की और डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें जो जो इंस्पेक्टर साहब पूछे उसका तुम बिल्कुल सही जवाब दोगे। इस बार वो राहुल लंबा अंदर जाएगा। जी। मम्मा।
डैडा, आप किस बारे में बात कर रहे हो? और मम्मा के साथ क्या हुआ था कल रात को? निधि और धीरज तो भूल ही गए थे कि उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है। कुछ नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आपका खाना हो गया? चलो मम्मा के साथ अब सब सोने चलते हैं। निधि उसे ऊपर बेडरूम में लेकर चली जाती है और उसे सुलाने की कोशिश करने लग जाती है। मम्मा, क्या हम डैड के साथ ऐसे ही रोज खाना खा सकते हैं? निधि उसके मासूम भरे सवालों को सुनकर परेशान हो जाती है। नहीं रिशु, हम कैसे डैड के साथ रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं? वो तो अपने काम में बिजी होते हैं ना। उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है ना, वो आपसे मिलने आएंगे। चलो सो जाओ। रिशु भी उसकी बात मानते हुए सो जाता है। निधि उसे सुलाकर नीचे आती है। सर, हम घर कब तक जाएंगे? एक बार इंस्पेक्टर को बयान दे दो, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। निधि, मुझे तुमसे तुम्हारे अतीत के बारे में एक बात बतानी है। नहीं सर, अब हम अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हम अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आज तक अपना अतीत जिया तक को नहीं बताए हैं, इसलिए हम अतीत के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन मिस निधि, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारा अतीत मुझसे जुड़ा हुआ है। ए, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा अतीत आपसे कैसे जुड़ा हो सकता है? हम तो आपको जानते तक नहीं है। वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो। नीरज कुछ वो धीरज कुछ बोलता उससे पहले ही डोरबेल बज उठता है। शायद इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। काका जाकर गेट खोल देते हैं। पुलिस की बढ़ती में 2-3 लोग अंदर आ जाते हैं। हेलो मिस्टर सिंह। हेलो सर। धीरज उनसे हाथ मिलाता है। कम सिट। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। मिस्टर सिंह, सुबह सबको होश आ गया है। उसमें से एक लड़का खुद का नाम राहुल बता रहा है और वो बोल रहा है मुझे छोड़ दो, नहीं तो मेरा बाप आकर तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसमें से किसी भी को भी छोड़ना नहीं है। वो सारे कल्प्रिट है, इसलिए आपको उन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है मिस्टर सिंह, आप उस लड़की का बयान लिखवा दीजिए। आप उस लड़की को बुला दीजिए। ओके, ये रही लड़की, आप इनका बयान दर्ज कर लीजिए। हाँ तो मिस, आपका नाम क्या है? निधि पाठक। आपका बेटे के नाम जिसका किडनैप हुआ था? ऋषभ पाठक। अब बताइएगा कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचे और आप उस लड़कों के चंगुल में कैसे फंस गई थी? निधि उनको सब कुछ बताती है कि वो कैसे ट्रिप के सिलसिले में जयपुर आई थी और फिर उसका बेटे का किडनैप हो गया। उसे लेटर भेजकर ब्लैकमेल किया गया। उसके आगे आपके साथ क्या हुआ? सर, उन्होंने हमें ड्रिंक करवा दिया, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। निधि झूठ बोल देती है क्योंकि किसी के सामने ये बात नहीं बोल पा रही थी कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया गया था। लेकिन मिस्टर सिंह ने तो कहा था कि आप उन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी किया था। उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का केस दर्ज करवाया है और आपके बेटे का किडनैपिंग का भी। देखिए मिस निधि, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अभी हम आपके गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनवा पाएंगे। निधि धीरज की तरफ देखती है, जो आंखों से इशारा करता है बोलने के लिए। फिर निधि सब कुछ बताती है।
वो आपको कहाँ-कहाँ छूने की कोशिश की थी? आप हमें पूरी डिटेल में बताइए। उस कांस्टेबल की बात सुनकर धीरज भड़क जाता है। ये कैसे घटिया क्वेश्चन कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए मिस्टर सिंह। उसकी तरफ से हम लोग माफ़ी माँगते हैं। सॉरी सॉरी सर, लेकिन हमें पूरा डिटेल लिखना होता है। इसके आगे मुझे कोई डिटेल नहीं देनी, आप लोग जा सकते हैं। ओके सर, हमें जितना जानना था हमने जान लिया। उनके ऊपर 2 चार्जेस लगेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेप का और सेकंड बच्चे किडनैपिंग का। ओके। इंस्पेक्टर, हम लोग आज ही दिल्ली निकल जाएंगे। आप इस केस को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। यस मिस्टर सिंह, हम इस केस को पूरी स्टडी करके फाइल बनाकर दिल्ली ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम निकलते हैं। धीरज उनसे हाथ मिलाकर उन्हें गेट के बाहर तक छोड़ने जाता है। सॉरी, मैंने तो निधि का कॉन्टैक्ट नंबर लिया ही नहीं। उनका नंबर ले लेता हूँ। इंस्पेक्टर फिर से वापस आने की कोशिश करता है। नो इट्स ओके। जब भी आपको निधि से बात करना होगा आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके मिस्टर सिंह। सब बाहर चले जाते हैं। धीरज जाकर निधि के पास बैठ जाता है। तुम भी थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, शाम में हम निकलेंगे। ओके सर। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। आपका फ़ोन 2 मिनट के लिए मिल सकता है? ये लो। धीरज उसे अपना फ़ोन पकड़ा देता है। निधि जी आकर नंबर डायल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वो जयराज को कॉल करती है। जयराज उसका कॉल पिक कर लेता है। हाँ बोलो धीरज। मैंने यहाँ के डीएसपी से बात कर लिया है। अब वो हमारे होटल बनाने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। सारी कॉम्प्लिकेशंस क्लियर हो गई है। जयराज, हम निधि बोल रहे हैं। जयराज अपने कान से फ़ोन हटाकर देखता है कि उसके स्क्रीन पर किसका नंबर है, लेकिन उसके स्क्रीन पर धीरज का नंबर ही दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। निधि, तुम धीरज सर के फ़ोन से कैसे फ़ोन कर रही हो? और जिया कैसी है? हम ठीक है जयराज। क्या तुम्हारी जिया से बात हुई है? हाँ, 2-3 दिन पहले रात को हुई थी। तुम लोग दिल्ली वापस आ गए? नहीं जयराज। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। निधि, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शायद साइड पे किसी मजदूर को चोट लग गई है। जयराज फ़ोन रखते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। निधि इधर से हेलो हेलो बोलती रह जाती है। फ़ोन कट चुका था। लीजिए सर आपका फ़ोन। निधि धीरज को फ़ोन पकड़ा देती है। सर, जिया का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। वो कभी अपना फ़ोन ऑफ नहीं करती है। ठीक है, तुम उसका नंबर दो, मैं उसका नंबर ट्रेस करने के लिए बोलता हूँ और पता लगाता हूँ कि उसका लास्ट लोकेशन कहाँ का था। तब तक तुम ऊपर जाकर आराम कर लो। निधि ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। धीरज भी अपने रूम में जाकर आराम करने लग जाता है। इधर चौधरी बाबू ने जिया अपने रूम में घूम घूम कर देख रही थी कि किस चीज़ से वो खुद को ख़त्म कर सकती है, लेकिन वहाँ पर एक भी चीज़ उसे दिखाई नहीं देती है। उस रूम में सिर्फ पंखा ही लगा हुआ रहता है। उस रूम में पंखा भी नहीं लगा हुआ रहता है, सिर्फ एसी रहता है। ना ही खिड़की में कांच रहते हैं। कोई धारदार वस्तु, चाकू कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पे कोई खटखटाता है। चलो नीचे चलो, मेहंदी की रस्म के लिए। बड़ी माँ उसके अंदर आती है। तुम तैयार नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आ- हम आधे घंटे में तुम्हें लेने आएंगे, तब तक तैयार हो जाओ। जिया बस हाँ में गर्दन हिला देती है। थोड़ी देर में उसकी बड़ी माँ आती है और वो नीचे चली जाती है।
उसकी मेहंदी और संगीत का रस्म साथ में हो रहा था। वहाँ पर खूब गाना बजाना हो रहा था, लेकिन जिया बस गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसका भाई ज्ञान हमेशा उसके साथ ही रहता था। 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि सबको डर था कि जिया ये शादी छोड़कर भाग न जाए। इधर धीरज अपनी पैकिंग कर रहा था वहाँ से निकलने के लिए। तभी उस मिस्टर सिंह का फ़ोन आता है। हेलो, गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग डैड। अगर आपने खुराना अंकल की सिफारिश करने के लिए कॉल किया है, तो मैं पहले बता दूं, इस बार उन्होंने बहुत गलत किया है। उसने किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, और इस बार मैं इस बात का एविडेंस हूँ, और मैं ये बात कोर्ट में प्रूफ करके रहूँगा। और इस सब में उस राहुल का साथ उसके बाप ने ही दिया है। एक लड़की को यहाँ जयपुर में अकेले छोड़कर वो लोग दिल्ली वापस चले गए, और पता है उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ है? धीरज, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पहले मुझे उसकी सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन अब मुझे सब पता है। वो यहाँ के हॉस्पिटल में बहुत बड़ा घोटाला करता है। मैंने उससे कहा था हॉस्पिटल के गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करने के लिए, लेकिन वो किसी का इलाज मुफ्त में नहीं करवाता है। सभी से मुफ्त के नाम पर पैसे ऐंठता है और हॉस्पिटल के बिल में जीरो दिखा देता है। वो तो कल मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे वहाँ की सच्चाई मालूम पड़ी, और खुद पर गुस्सा भी आया कि मैंने उस दिन तुम्हारी बातें पर क्यों विश्वास नहीं किया, और उस खुराना की बातों में क्यों आ गया। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि तुम जयपुर से निकल गए। हाँ डैड, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अच्छा सुनो, हमारे बिजनेस पार्टनर जो मिस्टर ठाकुर है, उनके बेटे की शादी है, और उन्होंने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है आने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से अभी तो जा नहीं सकता हूँ। इसलिए मैंने उन्हें बोल दिया है कि मेरा बेटा आकर शादी अटेंड कर लेगा। वहाँ पर कार्ड आया होगा। तुम काका से कार्ड लेकर उस एड्रेस पर जाकर थोड़ी देर इस शादी में रुक के फिर वापस आ जाना। बट डैड, आपको पता है मैं किसी शादी पार्टी में नहीं जाता हूँ, मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है। मैं किसी का शादी अटेंड नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़। धीरज, बात सुनो हमारी। वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, और ऐसे रिश्ता बनाने के लिए कुछ चीज़ें करना पड़ता है। तुम जाओ ना, 2 मिनट के लिए जाओ, बस 10 मिनट रुकना और चले आना। डैड, मुझे नहीं है पसंद। धीरज, कभी कभी कुछ नापसंद करने वाली भी चीज़ें करते हैं, और ये हमारे बिजनेस के लिए ठीक होगा। बिजनेस का नाम सुनकर धीरज शांत हो जाता है। ओके डैड, मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। हाँ हाँ, चले जाओ। धीरज फ़ोन काट के वहीं बेड पर सर पकड़ के बैठ जाता है। तभी दौड़ता हुआ रिसू उसके कमरे में आता है। डैड, मैं रेडी हूँ चलने के लिए। आपने अपना पैकिंग कर लिया? उसके पीछे निधि भी आ जाती है। रिसू, बहुत परेशान करो। कुछ पता लगा जिया का? हाँ, मैंने किसी को उसका नंबर ट्रेस करने के लिए दिया था। उसने बोला उसका फ़ोन का लास्ट लोकेशन जयपुर का ही है। अच्छा, पता नहीं जिया कहाँ होगी। सर, हम जिया का गुम होने का पुलिस में कंप्लेन लिखवा दें? मैंने कर दिया है पुलिस कंप्लेन, मगर वो लड़की की फ़ोटो मांग रहे हैं जो मेरे पास नहीं थी, और तुम्हारा फ़ोन भी गुम है। इसलिए अब हम जो करेंगे दिल्ली जाकर ही करेंगे। ठीक है सर, हम तैयार हैं। कब निकलना है? नहीं निकलना है, आज नहीं जा सकते हैं। क्यों सर? डैड का भी कॉल आया था, मुझे किसी का शादी अटेंड करना है, इसलिए अब हम यहाँ से परसों निकलेंगे। ये अब हम एक दिन हॉलीडे मनाएंगे।
रिसु ताली बजाते हुए खुश हो जाता है। उसकी खुशी देखकर धीरज के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी ही नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।